आपको मालूम है कि हम बिहार स्पेशल पे बात कर रहे थे और चूँकि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बेफ़िक्र रहें, क्योंकि यहाँ से जो भी आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो दी जा रही हैं मटेरियल, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ, बिल्कुल बेस्ट मटेरियल्स, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से आपको दिया जा रहा और बहुत ही सही तरीके से, सही ढंग से। यदि आप यहाँ से जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, आप उसे देख करके 2 से 3 बार यदि चल भी जाते हो ना, तो भी आप करके आ जाओगे। ये मेरा दावा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो आज हम बिहार के जलप्रपात एवं झील के बारे में बात करेंगे और जो भी आज बचा जो पार्ट है, जो भी इसे मुझे करवाना है, मैं कोशिश करूँगा कि आज ही इसे पूरे तरह से आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। बिहार स्पेशल या बिहार से संबंधित जो भी ज़रूरी चीज़ें आपको जाननी चाहिए उसके ऊपर। तो जलप्रपात एवं झील पे चर्चा करें तो देखेंगे कि आप अभी जो है हम देख रहे हैं कांवर झील, है ना। आप देख रहे हैं कांवर झील के पास जो शोध कार्य के लिए बर्ड वेडिंग स्टेशन है ना, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा है बर्ड वेंडिंग जो स्टेशन है वो कांवर झील कहाँ पे है, आप खुद सोचो कांवर झील कहाँ पे है। फिर देखो आपको बताया गया था कांवर झील, जस्ट वेट। तो कांवर झील जैसा कि आपको मालूम है ये हमारा देखो कहाँ पे है, बेगूसराय में, है ना। बेगूसराय, क्षेत्रफल क्या है इसका 16 वर्ग किलोमीटर। निर्माण किससे इसका कैसे होता है, जो गंडक नदी का विसर्पण से, है ना। 106 प्रजाति के पक्षी, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, आर्द्रभूमि क्षेत्र है ये, क्या है हमारा वेटलैंड एरिया है। और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील का निर्माण होता है कहाँ पे, बेगूसराय में। बेगूसराय के कहाँ कहाँ है बेगूसराय, बिहार, है ना। तो क्षेत्रफल 1600 वर्ग किलोमीटर। इसी से ये रिलेटेड था कि यहाँ पे क्या हो रहा, वर्ल्ड वर्ल्ड आप देखो कांवर झील के पास क्या हो रहा हमारा, एक बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग, है ना। भागलपुर में बर्ड रिंगिंग और ये जो बर्ड बैंडिंग स्टेशन है उसका निर्माण कहाँ पे हो रहा हमारा, उसका निर्माण हो रहा बर्ड बैंडिंग का कांवर झील के पास, बर्ड रिंगिंग का भागलपुर, है ना। तो ये थी छोटी सी जानकारी। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कुशेश्वर स्थान झील, ये कहाँ पे है कुशेश्वर स्थान झील, दरभंगा में। कांवर झील कहाँ था हमारा, बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान झील, है ना, 20 से 100 वर्ग किलोमीटर। निर्माण कमला, करेह आदि नदियाँ जल एकत्रित करती है इसमें। 1972 में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 1972 में इसे 1972 में जो है इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है, याद रखेंगे, दरभंगा में। गोखुर झील, है ना, गोखुर झील कहाँ है, आप देखिए गोखुर झील सहरसा। सिमरी बख्तियारपुर झील के निर्माण है ना, निर्माण हुआ है कजमुनिया, सरडिया, कुमीबी, गोखरा आदि झीलों के मिलने से, है ना। ये गोखुर झील है, ये कहाँ पे है, सहरसा में। गोगा झील याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, गोगा झील कटिहार में, क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस झील के आसपास कई छोटे छोटे वो अलग चीज़ है, लेकिन गोकुल कहाँ है ये हमारा, गोगा झील कटिहार, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोखुर झील जो सिमरी बख्तियारपुर झील है ना, वो कहाँ पे है, सहरसा। क्लियर। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है ना, रानी कुंड, रानी कुंड आप याद रखोगे, रानी कुंड नदी गाय घाट तो नहीं याद रखना, लेकिन आपको रानी कुंड, खुआरीदा, धुआं कुंड, है ना, ये पूछा गया है कहाँ पे है, ये सारा रोहतास में है। रानी कुंड, खुआरीदा, धुआं कुंड कहाँ पे है, रोहतास में है आपका, ठीक है। फिर जो है दुर्गावती, दुर्गावती नदी दुर्गावती पे है भी कहाँ है, रोहतास में। सुखदलरी कहाँ है, रोहतास में। उखरानी कुंड कहाँ है, रोहतास में। क्लियर। तो धुआं कुंड, दुर्गावती, ये सब कहाँ पे है, रोहतास में। नवादा का अपना प्रचलित नाम है ककोलत, है ना। ककोलत कोडरमा पठार से उतरने वाली ये धारा है, ये भी झील है। कहाँ पे है ककोलत, तो नवादा में है ना। कहाँ पे है, नवादा में है। तो ये कुछ प्रमुख जो झील थी आप देख चुके हो, कांवर झील, है ना, और ये गोगा झील कटिहार। तो इससे छोटी जानकारी
आपको ये झारखंड जो है कहाँ पे है, देखो झारखंड नदी फुलवरिया ये कहाँ भोजपुर में है, ठीक है। झारखंड कहाँ पे है, ये भोजपुर में है। वर्ड बैंडिंग कहाँ पे है, स्टेशन से स्थापना की गई है वर्ड बैंडिंग का, है ना, कार्य के लिए वर्ड बैंडिंग का स्टेशन। आप देखो कांवर झील के पास वर्ड बैंडिंग, वर्ड बैंडिंग, वर्ड बैंडिंग कहाँ पे, कांवर झील के पास, और वर्ड बैंडिंग भागलपुर, क्लियर। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है, इस पर थोड़ा चर्चा करनी चाहिए हमें। ये आप देख रहे हो बिहार की मिट्टियाँ, हाँ, तो ये क्या है हमारी बिहार की मिट्टियाँ हैं, और आप देख रहे हो बिहार की मिट्टियाँ, है ना, बिहार का ये नक्शा है हमारा। और चूँकि आपको पता है ये हमारा क्या है, पर्वतपदीय मिट्टी है ना, उत्तर पश्चिम का भाग है। तो हिमालयन जो मिट्टी है, कंकरीले पथरीले, एक कम उपजाऊ वाला भावर क्षेत्र है ना, भावर क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद क्या है, तराई मिट्टी का ये क्षेत्र है हमारा, तराई मिट्टी का क्षेत्र है ना, ये हमारा तराई मिट्टी का क्षेत्र है ना। फ्रेश हो गया, अब देखो आप उससे अच्छे से। ठीक है, हमारा पर्वतपदीय मिट्टी है। एक कौन सा हमारा एरिया है बोलो, पश्चिमी चंपारण, है ना, उत्तर पश्चिम भाग है। हिमालयन जो मिट्टी का है, कंकरीले पथरीले कम उपजाऊ जो भावर क्षेत्र है, ये हमारा समझ लो। पश्चिमी चंपारण के बाद क्या आता है, पूर्वी चंपारण, है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, है ना। तो ये क्या है, तराई, ये जो पूरा जो क्षेत्र है क्या है, तराई मिट्टी, क्योंकि नेपाल है ना, उत्तर के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र है। चंपारण से किशनगंज तक है ना, यहाँ पे धान और जूट की खेती काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद देखो ये बांगन मिट्टी का क्षेत्र, ये एरिया है बांगन मिट्टी का। अब समझ लो ना ये कौन सा एरिया है। पश्चिमी चंपारण के बाद नीचे जैसे आओगे, है ना, गोपालगंज सिवान जो है, गोपालगंज कहने, ये गोपालगंज का समझ लो। तो एक कहा बांगर मिट्टी है, बांगर मिट्टी को पता होना चाहिए। बांगर मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर, है ना, बापू नाम याद रखना, बापू, बाफल, बांगर, पूफल, पुरानी, बापू नाम याद रखना, है ना, बापू, है ना, बापू, बापू, बाफर, बांगर, पफर, पुरानी। तो पुरानी जो बांगर मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर। ये कहाँ पे, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा का एरिया जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का है। चंपारण, मुजफ्फरपुर और जो दरभंगा का जो एरिया है ना। तो यहाँ पे फिर देखो ये लाल बलुई मिट्टी, ये देख लो कहाँ पे है, हमारा कैमूर रोहतास का एरिया है, देख रहे हो, है ना। ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। ये क्या है हमारा, लाल बलुई मिट्टी, कम उपजाऊ होता है। कैमूरी पठारी क्षेत्र है ना, कैमूर का पठारी क्षेत्र, लोहे की अधिकता यहाँ पे अधिक है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे कैरेल, कवाल, पुरानी जलोढ़ यहाँ भी है, पुरानी जलोढ़ यहाँ भी है, कम उपजाऊ है ना। तो ये सब कौन सा क्षेत्र है, कैमूर रोहतास के बाद जो है औरंगाबाद, है ना। तो कैरेल, कवाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़, उपजाऊ खरीफ, है ना। ये देखो कहाँ तक मतलब फैला हुआ है, देखो पटना, अरवल, ये सारा क्षेत्र कवर करेगा, भोजपुर, है ना, आरा, यहाँ तक आया है कुछ। अब देखो इसके बाद क्या हमारा, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली, यहाँ पे देखो यानी लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी यानी लोहा का ऑक्साइड, जो लाल या पीली मिट्टी में पता ही हमको है ना, लोहा का मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो लाल हो जाता है, वही थोड़ा कम रहे तो हल्का पीला नज़र आता है। एक कम उपजाऊ होते हैं मोटे अनाज के लिए। तो दक्षिण भारत देख रहे हो ना कहीं जो है क्या है, एक तरह से लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, करेल, कवाल मिट्टी, यानी पुरानी, कुछ कुछ पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी है, लाल पीली मिट्टी भी है ना। ये जो क्षेत्र है हमारा पूरब का, देखो ये गंगा, है ना, गंगा नदी का ये जो मैदान है, ये क्या है, ये टाल मिट्टी है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में है, 8 से 10 किलोमीटर ये गंगा का दक्षिण का सबसे उपजाऊ है। और रबी फसल दलहन के लिए उपयुक्त है, दलहन के लिए काफ़ी उपयुक्त है।
फिर ये क्षेत्र देख लो हमारा पूर्णिया कटिहार है ना। ये जूट के लिए धान गेहूँ मक्का सबसे उपजाऊ नवीन जलोढ़ खादड़ मिट्टी है। खादड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? नवीन को खादड़ भी बोला जाता है। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसको खादड़ भी बोला जाता है। क्लियर? यहाँ पे देखो, आप समझो इसको। बिहार की जो पर्वतीय भाग की लंबाई है कितनी है? 932 किलोमीटर है। याद रखना, बिहार के पर्वतीय भाग की लंबाई जो है 932 किलोमीटर। तो ये थी बिहार के चट्टानों के बारे में। क्या है? बिहार के चट्टानों के बारे में। कौन सी चट्टान जो है कहाँ पे? बिहार के चट्टानों के बारे में, हाँ, बिहार के चट्टानों के बारे में इसको समझते हैं। तो आप देखो, है ना, ये हमारा उत्तर पश्चिमी भाग है, ये पूरा उत्तर का इलाका है, ये हमारा पूर्व का इलाका है, ये दक्षिण पूर्व है हमारा, ये दक्षिण पश्चिम है। तो आपको मालूम है कि जैसे यहाँ पे तो हमारा है ना, एक क्वाटरनरी चट्टान है। क्वाटरनरी चट्टान हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का ये भाग है। हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का भाग है सोमेश्वर, है ना। तो हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र क्वाटरनरी चट्टान है, जिसे जलोढ़ भी बोला जाता है। आप ना एक चीज़ देखो, यहाँ पे याद रखना, यहाँ भी देखो क्वाटरनरी चट्टानें हैं, है ना। यहाँ भी देखो क्वाटरनरी चट्टानें, हिमालय एवं छोटा नागपुर, यानी क्वाटरनरी चट्टानें पूछा है। जलोढ़ जो चट्टानें होती हैं वो किससे बनती हैं, किसके निक्षेप से? हिमालय एवं छोटा नागपुर जो पठारी क्षेत्र है ना, ये समझो उसी का निक्षेप है। क्वाटरनरी चट्टानें यानी जलोढ़ जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है क्वाटरनरी चट्टानें हैं। ये सारी बातें। विंध्यन समूह की चट्टानें, सबसे पुरानी चट्टान क्या क्या है? विंध्यन समूह, दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर सोन नदी घाटी है ना, रोहतास का। तो विंध्यन समूह की चट्टान कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण पश्चिम बिहार में, है ना। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? विंध्यन समूह की चट्टान, ठीक है। यहाँ पे देखो धारवाड़, धारवाड़ कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्व बिहार। आपसे पूछे विंध्यन समूह की चट्टान दक्षिण पश्चिम, हाँ, दक्षिण पूर्व, है ना। उत्तर पश्चिम में क्वाटरनरी, या पूर्व में भी आप बोल सकते हो क्वाटरनरी, है ना। ऊपर जो हमारा है बलित चट्टान है ना, हिमालय के तराई क्षेत्र है, जिला जो पश्चिमी चंपारण है ना, यहाँ पे मिलता है। तो ये तराई क्षेत्र है। टर्शियरी जो बलित चट्टान है वहाँ पे पश्चिमी चंपारण, है ना। फिर जो धारवाड़ है, मुंगेर जमुई बांका, है ना, यानी कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व बिहार के धारवाड़, दक्षिण पश्चिम में विंध्यन, ठीक है। उत्तर पश्चिम में जरूर आपको याद रखें क्वाटरनरी, है ना। पश्चिमी चंपारण के आदि बात आए टर्शियरी बलित पर्वत आप दे दोगे। और ख़ास करके आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे ना कफ और कोयला जो मिलता है गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है, और खनिज जो मिलता है धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है। जो खनिज की जो उत्पत्ति होती है, खनिज पदार्थ जो हमें मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? धारवाड़ से। और कोयला जो मिलता है गोंडवाना क्षेत्र से हमें मिलता है। क्लियर? ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम आते हैं कुछ बातें हैं बिल्कुल क्लियर होनी ही चाहिए। ये हमारा है बिहार का जलवायु के ऊपर, है ना। बिहार का जो जलवायु क्षेत्र है उसका विभाजन कैसे किया गया है उसके ऊपर है ना। तो ये जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन, देखो जोन ए, जोन 2, जोन 3, जोन 3 ए इसे नाम दिया गया है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम शुष्क जलवायु, पूर्वी भाग आर्द्र जलवायु। क्या है? पश्चिमी जो भाग है हमारा, पश्चिमी भाग क्या है? शुष्क जलवायु है, और पूर्वी भाग क्या है? आर्द्र जलवायु है। क्लियर? पश्चिमी भाग
आर्द्र। जलवायु के उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी जलवायु है ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो कॉमन याद रखना है। देखो जोन 1 जो है CWA और जोन B जो है CWA है ना। जोन 3 CSA और ये जोन 3A भी जो है CSA। तो क्या है ये कैपिटल C WA स्मॉल, यहाँ भी जोन 2 कैपिटल C WA स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल C SA स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल C SA स्मॉल, है ना। तो बिहार की जो जलवायु है ना, कोप्पेन के अनुसार क्या है, CWG है, C कैपिटल, है ना। कोप्पेन के अनुसार क्या है बिहार की जलवायु जो है, C कैपिटल W स्मॉल G स्मॉल। कोप्पेन के अनुसार जो है बिहार की जलवायु है CWG, यानी मध्य तापीय या गंगा तुल्य, है ना। मध्य तापीय गंगा तुल्य, जैसे दो वर्ग में दिखाया गया है ना, CWA और CSA, है ना। तो कोप्पेन के अनुसार जो बिहार की जो जलवायु है CWG मध्य तापीय गंगा तुल्य जलवायु है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वही जोन A में जो आता है 13 जिला है, जोन 2 में 8 जिला है, जोन 3B, है ना, यहाँ पे क्या है, जोन 3B में 11 जिला है, जोन 3A में जो है 6 जिला है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखेंगे। जोन 1 में 13 जिला, जिला, जोन 3B में 11, जोन 3A में 6। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए जलवायु क्षेत्र हो गया, इसे हमने देख लिया है। बिहार भौगोलिक, है ना, ये तो सिंपल सा है। उत्तर का मैदान है ना, गंगा नदी ये बक्सर में चौसा के पास प्रवेश करती है ना, और कटिहार से निकलती है। ठीक है, उत्तर का मैदान, दक्षिण का मैदान, दक्षिण का गंगा का मैदान जो है औसत ढाल जो है दक्षिण से उत्तर है, ये याद रखना है आप। क्या है, दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल कहाँ से है, दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है ना। यहाँ से देखो उत्तर पर्वतीय भाग यानी शिवालिक हिमालय जो श्रेणी है, कुल क्षेत्रफल जो है इसका 932 किलोमीटर है ना। शिवालिक का जो हिमालय श्रेणी है कुल क्षेत्रफल 932 किलोमीटर है। विभाग किया गया है 8 नगर दून, लंबाई जो है 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर, और पहाड़ी नहर का 74 मीटर। ये जो दून घाटी है रामनगर दून, ये दून घाटी रामनगर और सोमेश्वर घाटी के बीच में स्थित है ना। दून घाटी जो रामनगर दून देख रहे हैं और जो सोमेश्वर, इसके बीच में स्थित है दून घाटी। क्लियर। और रामनगर दून की लंबाई 32 किलोमीटर, सोमेश्वर ऊंचाई 874 मीटर। ये दक्षिण का बस समझ लो पठारी क्षेत्र है, तो खनिज की अधिकता रोहतास में जैसे पायराइट्स वगैरह आपने देखा है ना? रोहतास कैमूर में आपने सैंडस्टोन वगैरह है ना। मैदानी भाग देखो यहाँ पे, गंगा का मैदानी भाग ये तो बतला चुका हूँ मैं। दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल दक्षिण से उत्तर है। दक्षिण गंगा के मैदान का जो औसत जो ढाल है, जो स्लूप है ना, वो किधर किस तरफ है, साउथवर्ड टू नॉर्थवर्ड, है ना। साउथ टू नॉर्थ जो है स्लोप है ना, इसका सदर्न गंगा जो पार्ट है। प्रति किलोमीटर कितनी है, किलोमीटर। चलो एक वन क्षेत्र जो है उसका एक रिपोर्ट था, इस पे जो अपडेट होने लायक चीज़ें हैं वो आप अपडेट मैं भी
कैसे अपडेट करूँगा? क्या हटो भाई मेरे। अब यहाँ पे ना आप कुछ समझो चीज़ों को। पहले कुल वन क्षेत्र जो है हमारा 7305, ये हमारा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। दो प्रकार के वन हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, है ना। परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो 7.76, है ना। बात यदि परसेंटेज के हिसाब से की जाए तो 7.76, है ना। परसेंटेज में हमारा 7.76 है। ऐसे हमारे पास 7305.13 वर्ग किलोमीटर, 7,305.13 वर्ग किलोमीटर कुल वन क्षेत्र है हमारा। जो वनावरण है पश्चिमी चंपारण में 904.66 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जो वनावरण है, जो घेरा हुआ जो वन सबसे ज़्यादा है वन का आवरण, वो कैमूर में है, याद रखिएगा। और सबसे कम जो वनावरण है हमारा कहाँ पे है? जहानाबाद में सबसे कम वनावरण है। सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत की बात की जाए तो बांका में हमारा प्रतिशत में, बांका में हमारा सबसे ज़्यादा वनावरण है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है आर्द्र, है ना। आर्द्र पर्णपाती वन की बात हो रही है ना। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पे? जहाँ पे वार्षिक वर्षा कितना 120 सेंटीमीटर से अधिक। जो तराई जो क्षेत्र है सोमेश्वर दून क्षेत्र में इस प्रकार के वन, जैसे साल, अशोक, है ना, आम, जामुन आदि के प्रमुख वृक्ष यहाँ पे पाए जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? वो क्षेत्र जहाँ वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से कम हो। अब जैसे पूर्व भी जो है बिहार में पूर्व मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, पूर्व का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, या दक्षिण पठार के पश्चिम जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अब जैसे उसमें होगा क्या, तो बांस हो गया, साल, खैर, महुआ वगैरह, ये सब हमारा शुष्क पर्णपाती वन का उदाहरण है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो 2019 के अनुसार बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है प्रतिशत उसका क्या है? 7.76, और ऐसे 7305 7,305.13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये 2019 ये क्या था? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की मैंने बात यहाँ पे की है। और आप देख रहे हो सबसे अधिक जो वनावरण कहाँ पे है? कैमूर में। सबसे कम वनावरण कहाँ पे है? जहानाबाद में सबसे कम वनावरण, जहानाबाद यहाँ है आपका। और प्रतिशत के हिसाब से बात की जाए तो अधिक वनावरण कहाँ पे हमारा? बांका में। ठीक है। और इसी के साथ मैं अब आप लोगों को कुछ एक जो नई चीज़ें, नई बातें बतलाने जा रहा हूँ, जो कुछ चीज़ें जो है हर समय हमें रखनी चाहिए, क्योंकि BCS है, ऑटोनॉमस है, सिलेबस ऑटोनॉमस है, और इतनी आसानी से चीज़ें जीत इतना सस्ता नहीं है। हमें क्या है, कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ अलग दिखोगे, अलग बनोगे, अलग करोगे, तभी तुम्हारी पहचान बन पाएगी। क्योंकि यहाँ हर किसी के सहारे लिए फिरता है मेरे बच्चे। अलग करने के लिए है हमें कुछ ना अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने की शुरुआत करते हैं हम। और आपको जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में जो बिहार की जो कुछ भूमिका रही है, प्रमुख भूमिका, कुछ जो प्रमुख जो आंदोलन रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जरूरी रहा वहाँ पे हम लोग देखते। क्लियर? तो हाँ, देखते हैं, है ना। तो 1905 का सबसे पहले तो आप, यदि आप 1857 से बात करें हम, है ना, आपको पता है कि एक क्या था, सिपाही विद्रोह हुआ था, है ना? तो ये 12 जून 1857 को, है ना, बिहार में खास करके ये 12 जून, जून है ना 1857 में, ये कहाँ से हुआ था? इसकी जो एक 30वीं, कितना, 30वीं जो एक रेजिमेंट थी
सेना की टुकड़ी जो थी वो क्या करते हैं, ये देवघर का रोहिणी गांव का क्षेत्र था। देवघर जो है झारखंड में अभी तो है ना, झारखंड अभी तो बिहार में है। तो देवघर का ये रोहिणी गांव का क्षेत्र था और वहाँ की एक टुकड़ी जो है स्थानीय मेजर की हत्या कर दिया जाता है उनके द्वारा। और बिहार में क्या है, विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है 1857 की 12 जून। ठीक है, कहाँ से, देवघर के रोहिणी से। क्लियर। फिर क्या है ना कि आप पटना में पीर अली खां जो थे पुस्तक विक्रेता थे, उनका इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। ठीक है, दानापुर जो छावनी था तो वहाँ पे आपको याद है कि 25 जुलाई को है ना, 12 जून को वहाँ पे हुआ था और 25 जुलाई को दानापुर छावनी में हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, एक 1905 आपको मालूम है 1905 किस लिए जाना जाता है? 1905 बहुत अच्छे से हमें मालूम है, स्वदेशी आंदोलन के लिए है ना, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन है ना। तो इस समय ना गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? देवघर में। कहाँ पे? देवघर में। गोल्डन लीग की स्थापना 1905 में की गई थी देवघर में। आप 1908 भी याद रखो, है ना, 1908 भी याद रखो। तो 1908 क्यों याद रखना है? क्योंकि 1908 जो है ना हमारा, ये मुजफ्फरपुर का घटना आपको सबको याद होना चाहिए। आप जेड भी लिख सकते हैं। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था 1908 में? जो प्रफुल्ल चाचा खुद्दीराम बोस थे ना, उन्होंने किंग्स फोर्ट की हत्या कर दी। किंग्स हत्या कर दी। ठीक है, किंग्स फोर्ट वाज किल्ड बाय खुद्दीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाचा। ठीक है, बस जो ज़रूरी है बस उतना ही बात नहीं कर लो, उस पर बहुत कुछ, इस पर भी लंबा टाना जा सकता है, लेकिन उतना बकवास करने का समय नहीं। पढ़ो, बस सटीक पढ़ो और मस्त रहो बिल्कुल, और जमाने को पस्त करो। ठीक है, और 1913 की घटना जी, ये हमारा डिवीज़न है, बिल्कुल ये डिवीज़न है, गोल्डन क्लास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सारी चीज़ें मैं जिस ढंग से करवा रहा हूँ, यदि आप इतना करके गए, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो फिर कर पाओगे आप। तो 1913 अनुशीलन समिति का नाम हर किसी ने सुना होगा, है ना। अनुशीलन समिति ये क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था, है ना। तो अनुशीलन समिति का एक, ऐसे तो क्या था, बंगाल का शाखा था, लेकिन पटना में जो है इसका गठन किया गया था 1913 में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, और जो इसके संस्थापक हुए जिन्होंने इसका गठन किया, उनका नाम क्या था? अनुशीलन समिति का जिन्होंने गठन किया, सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या नाम था उनका? सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। ठीक है, 1913 के बाद ऐसे तो 1907 में आपको पता है ना, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। हाँ, फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट ना, फिर कांग्रेस में क्या हो गई थी, फिर आपस में मिल गई थी, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं खिलाफत की, 1909, क्योंकि बातें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो खिलाफत 1919 में एक पटना, गया, मुंगेर, पूर्णिया, जो मुख्य जो केंद्र रहा इसका, पटना रहा, गया रहा, मुंगेर रहा और पूर्णिया रहा। ठीक है, पूर्णिया, पटना, गया, मुंगेर, पूर्णिया इसका जो है प्रमुख केंद्र रहा। मौलाना मजहरुल हक जो थे, क्या नाम था उनका? मजहरुल हक। ठीक है, मजहरुल हक जो थे उन्होंने मदरलैंड, है ना, द मदरलैंड जो उनकी पत्रिका थी, वो काफ़ी ज़्यादा बिहार में जन जागरण का उनका प्रयास था, बिहार के लोगों को जागरूक किया गया, जागरूक करवाया गया। हालांकि ये प्रयास तो अभी भी जारी है,
लोग जागरूक हुए भी हैं। बिहार कुछ तो बदलाव स्पष्ट नज़र भी आता है और स्थितियाँ पहले जैसी हैं नहीं। तो काफ़ी अच्छा एक सकारात्मक जो परिवर्तन है हमारे सामने है और आने वाले दिनों में हम कोशिश करते हैं हमारा बिहार सशक्त होगा, समृद्ध होगा और हम इसी तरह विकसित देश की कल्पना में विकसित बिहार की भी कल्पना करें और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करें। तो 1919 के बाद हमारे यहाँ मुस्लिम उलेमा सम्मेलन हुआ था, ये फुलवारी शरीफ में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा आप। ये मार्च 1919 में हुआ था, मार्च 1919 में। कहाँ पे? फुलवारी शरीफ में, फुलवारी शरीफ में है ना, मुस्लिम उलेमा सम्मेलन हुआ था। मुस्लिम उलेमा सम्मेलन हुआ था मार्च 1919 में फुलवारी शरीफ में। ठीक है, चलिए फिर बात 1919 के बाद मालूम है 1920 है ना, अगस्त, वो भी है ना, वो भी अगस्त है ना, अगस्त, यदि अगस्त 1920 की बात है ना, और आपको मालूम ना हो कि अगस्त 1920 में क्या हुआ था, तो असहयोग, हाँ, असहयोग, असहयोग की बात चल रही थी है ना। और बिहार में जो इसका क्षेत्र था वो क्या था, भागलपुर जो था मुख्य क्षेत्र रहा है। और जो राजेंद्र प्रसाद थे उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की थी है ना। बाद में बिहार विद्यापीठ बन गया। कौन सा? राष्ट्रीय महाविद्यालय। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। उन्होंने महाविद्यालय, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की, जो बाद में 1920 में बिहार विद्यापीठ 1920 की ये बात हो रही थी। इसी क्रम में हम कलर कौन सा लूँ, कलर काफ़ी अच्छा होता है तो मज़ा आता है। तो एक आपने नाम सुना होगा स्वराज दल का, है ना, स्वराज दल, स्वराज दल का नाम सुना है ना। तो इसका जो वर्ष रहा ना बिहार में, खास करके दिसंबर 1928 में स्वराज दल जो क्षेत्र रहा, इसके कार्य का वो पटना रहा। और साइमन कमीशन के आगमन का जो है ना पुरजोर विरोध इन्होंने किया था स्वराज दल ने। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का इन्होंने पुरजोर विरोध किया था, काला झंडा भी दिखाया। उसी तरह आप सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय, सविनय अवज्ञा, अवज्ञा ज्ञा, सविनय अवज्ञा बोले तो यानी कहीं ना कहीं ये सिविल डिसोबीडियंस है ना, सिविल डिसोबीडियंस। ये 15 अप्रैल बिहार में, जिसका डेट है 15 अप्रैल 1930 बिहार में। और इसका क्षेत्र रहा सारण, सारण चंपारण है ना। ये नमकीन मिट्टी से सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत की गई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो काल रहा बिहार में 15 अप्रैल 1930 था। और ये सारी जानकारी मुझे विश्वास है आप बिल्कुल सहेज के रखेंगे और बिल्कुल इसका सही ढंग से करेंगे है ना। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही 16 अप्रैल 1930 को पटना में हुआ क्या था कि जो मंगल तालाब है वहाँ से नमक बनाने का कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और राजेंद्र प्रसाद और जेवी कृपलानी की भागीदारी इसमें रही थी।
है ना। 16 अप्रैल 1930 को पटना में मंगल तालाब था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो मंगल जो तालाब था वहाँ पे नमक बनाने का कार्यक्रम चला था, है ना। थे कहाँ पे? मंगल तालाब से 16 अप्रैल 1930 में, है ना। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जो थी इसमें भागीदारी उनकी रही थी। जो भागलपुर से जो नेतृत्व करता थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में, वो सर्राफ थे, महादेव लाल सर्राफ थे। क्या नाम था उनका? भागलपुर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व थे उनका नाम था महादेव लाल सर्राफ। ठीक है, महादेव लाल सर्राफ। फिर बिहार कांग्रेस कमेटी ने विदेशी बस और शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया था, वो 8 मई को किया था। 8 मई 1930 को क्या किया था? ये तो कांग्रेस जो कमेटी थी, बिहार कांग्रेस कमेटी, जो भी विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों पर क्या गया था? धरना प्रदर्शन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 8 मई 1930 को। ठीक है। 1933 में आपको पता है पुनः सविनय अवज्ञा शुरू किया गया था। तो 1933 में बिहार में भी असर विभिन्न वर्गों की भूमिका, चाहे वो कृषक हो, मध्यम वर्ग हो या महिला हो, है ना। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1933 में बिहार में यदि पूछा जाए तो 33 में, इसको याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो बात की जाए, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, हाँ, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था वो 1939 में हुआ था, है ना। बिहार में 1900 जो क्षेत्र था व्यक्तिगत सत्याग्रह का वो 1939 रहा साल। और जो इससे जो व्यक्ति जो जुड़े, जो प्रेरणा जो बने, प्रेरणा के स्रोत बने, वो कौन थे हमारे? विनोबा बाबा, विनोबा भावे, विनोबा भावे। और इसके प्रथम जो सत्याग्रही हुए वो कौन हुए? हमारे श्री कृष्ण सिंह प्रथम हमारे मुख्यमंत्री हुए। कौन हुए? श्री कृष्ण सिंह, है ना। और यही हमारे क्या थे? प्रथम सत्याग्रही हुए किसके? व्यक्तिगत सत्याग्रह के। ठीक है। जो महिला जो सत्याग्रही हुई थी जानकी देवी, दोनों का नाम जस से है ना, दोनों का नाम किससे है? जस से। याद में क्या रखना है? ज। किसका, किसकी बात हो रही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में। प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, महिला जो सत्याग्रही थी जानकी देवी थी और जगत रानी देवी थी। महिलाओं की भी भूमिका आज से नहीं रही है हमारे देश में, है ना, प्राचीन काल से। ये कुछ हमारा क्या है, पुरुष प्रधान समाज ऐसा, अभी भी महिलाएं जो हैं काफ़ी सशक्त और काफ़ी बुद्धिमान होती हैं यदि उन्हें सही अवसर, और मैं तो बोलता हूँ यदि देश को, परिवार को, घर को, समाज को संभालना है ना तो महिलाओं को जिम्मेदारी है। और अपने बच्चों को माँ बाप जो है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अच्छे संस्कार को दें, ताकि अच्छे संस्कारी, चाहे वो महिला हो, लड़की हो या लड़का हो, जब संस्कार अच्छा होगा तो घर भी अच्छा होगा, और घर अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा और देश अच्छा होगा। तो एक व्यक्ति का निर्माण, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसके घर से ही होता है, उसके परिवार से ही होता है। ठीक है। तो कोशिश करें जितना सही हो, सही रास्ते पर एक नेक इंसान बनाएं अपने बच्चों को। तो महिला जो सत्याग्रही रही इसमें जानकी देवी और जगत रानी देवी, है ना, जानकी देवी और जगत रानी देवी रही। ठीक है। महिला सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में 1939 में। क्लियर है? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में 1939 में। 9 अगस्त 1942 को पटना में, 9 अगस्त 1942 को आपको पता है क्या था? भारत छोड़ो, है ना। क्या चल रहा था हमारे यहाँ? भारत छोड़ो
है ना। गांधी जी ने क्या दिया, करो या मरो, लेकिन भारत को छुड़ाना होगा अंग्रेज़ों से, है ना। तो ये 9 अगस्त को हुआ क्या, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, है ना, उनको गिरफ्तार करके पटना जेल में रखा गया था। बलदेव सहाय जो थे उन्होंने क्या किया था, महाधिवक्ता थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, है ना। अरेस्ट किनको किया गया इस समय, राजेंद्र प्रसाद को, आरपी को, और किन्होंने रिजिग्नेशन दिया था, रिजाइन किया था। आप रिजाइन किन्होंने किया था, याद रखोगे, बलदेव सहाय ने, है ना। बलदेव सहाय क्या थे, वो महाधिवक्ता के पद पे थे, है ना, एडवोकेट जनरल, है ना। तो 10 अगस्त को क्या हुआ, सरकार की प्रतिक्रिया हुई, प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थाओं कार्यालयों पर क्या किया, पुलिस का कब्जा हो गया। सदाकत जो आश्रम था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, बिहार विद्यापीठ था, सब पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने, जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पे पूरे मैंने सक्रिय हो गए, है ना, पुलिस दस्ता पूरा सक्रिय हो गया। ठीक है, तो 9 अगस्त याद रखिएगा 1942 को गिरफ्तार किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ के था। बातें यदि अच्छी लगे, सच्ची लगे, तो लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है, और इसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी बनाना आप लोगों का काम है। जो सचिवालय जो घटना हुआ था बिहार में 11 अगस्त को हुआ था, है ना, 11 अगस्त 1942 को, इसी भारत छोड़ो का ही एक घटना है, उसी से जुड़ा एक दुर्घटना है। पटना जिला और पुलिस ने गोलीबारी में क्या हुआ, हमारे 7 स्टूडेंट्स जो क्या हुए, वो शहीद हो गए। वो शहादत यानी शहीद हो गए। WG क्या था इसका नाम, आर्थर, WG आर्थर। कौन था WG, जिला अधिकारी था पटना का उस समय। WG आर्थर का क्या था, जिला अधिकारी था उस समय पटना का। क्लियर। जो मरे थे उनका नाम, तो हालांकि ये भी एक बार हमें थोड़ा इमोशन भी बनना है कि हमारे ही अपने लोग थे। उनमें थे हमारे उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार सिंह, देवी प्रसाद चौधरी और राम गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे, ये सारे लोग शहीद हुए, हमारे क्या हुए, शहीद हैं, शहीद हुए। जो भूमिका रही है, खास करके चाहे वो असहयोग हो या सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, तो उसकी चर्चा भी यहाँ पे बनती है और बननी भी चाहिए। जैसे असहयोग आंदोलन पता ही है कब हुआ, अगस्त 1920, है ना। तो सरला देवी और सावित्री देवी, है ना, असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब अंग्रेजी में बोले तो इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसमें जो मुख्य है ना, सरला देवी और सावित्री, दोनों का क्या सा नाम है, स से, है ना, तो स आप याद रखो। असहयोग, असहयोग में स, सरला और सावित्री। ठीक है, ये दो माताओं का काके गागा यहाँ पे बहिष्कार कार्यक्रम में सक्रिय रूप से 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध की अगुवाई इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए, ये तो हो गया हमारा नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, है ना। सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस की बात की जाए तो सिविल, चलो हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि हम बिहारी हैं, है ना। जानता तो हूँ इंग्लिश भी, लेकिन हमका शौक़ नहीं है, हमका शौक़ है हम ठेठ बिहारी ही रहें भैया। दिखावा हमका पसंद नहीं है, ये डिंग डोंग
पाउडर खा के बॉडी फुला करके ससुरा एक झाप मारेंगे हम लोग। बोलो, हम लोगों को बॉडी दिखाता है, अंग्रेजी सिखाता है, सोचो। तो सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही है, सविनय अवज्ञा की, सविनय अवज्ञा की। तो इसमें जो मुख्य जो थे, जो प्रमुख रूप से जिनका योगदान रहा जिन महिलाओं का, वो सेल बाला रॉय थे, सेल बाला रॉय, ठीक है। सरस्वती देवी, देखो तो कितना अच्छा अच्छा नाम है, अभी का नाम कहाँ होता है रे बाबा। राजवंशी देवी, राजवंशी देवी, हाँ। सैलबाला, सरस्वती, राजवंशी और हालत इमाम, श्रीमती हालत इमाम थी, है ना। श्रीमती क्या थी? श्रीमती हालत इमाम भी थे, है ना। अब सोचो, तो ये इनका जो मुख्य योगदान क्या था। अब देखो, संथाल परगना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सैलबाला रॉय ने। हजारीबाग जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे वो सरस्वती देवी थी, है ना। और राजवंशी देवी क्या थी? पटना में स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण गिरफ्तार हो गई थी राजवंशी देवी। ये हालत इमाम थी, विदेशी वस्त्रों दुकानों के सामने सत्याग्रह की थी श्रीमती हालत इमाम, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका है उस पर भी हमें एक नज़र डालनी चाहिए, है ना। उस पर भी हमें एक नज़र डालनी चाहिए। राधे राधे, बोलो जय महाकाल की। क्योंकि जब बातें अच्छी हो और कंटेंट्स अच्छे हों और लगे कि हाँ इससे हमें बेनिफिट होने वाला है, बिल्कुल बातें जो है सही हो रही हैं, सही दिशा में हो रही हैं, है ना, और कंटेंट अच्छा हो तो हमें बिल्कुल मज़े के साथ आगे बढ़ना है। तो अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन की, है ना। इसमें भगवती देवी, शांति देवी, सरस्वती देवी, शारदा देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी। अब इन तीनों का अलग अलग काम क्या था उसे हम देखते हैं, है ना। भगवती और शांति, तो 9 अगस्त को पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व जो किया था भारत छोड़ो में, भगवती यानी जो भगवती होती हैं वो शांति होती हैं, ऐसे भी इसका ट्रिक याद रख सकते हो, है ना। भगवती देवी, है ना, शांति देवी, इन्होंने क्या किया था 9 अगस्त को पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। हाँ, क्या नाम था इनका? भगवती देवी और शांति देवी थी, ठीक है। ये हमारी 2 माताएं थी, भगवती देवी और शांति देवी। इन्होंने 9 अगस्त को पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। इसके बाद जो क्या है, सरस्वती देवी हैं और शारदा देवी हैं। देखो, सरस्वती माँ को हम लोग शारदा भी बोलते हैं ना, पढ़े हो ना, पर्यायवाची, सॉरी, what a wonderful mistake, what a wonder mistake, it's like an Himalayan mistake I have done here man। तो सरस्वती देवी और जो हमारी क्या थी, शारदा देवी, ठीक है। तो सरस्वती देवी और जो शारदा देवी थी, ये छपरा में झंडा फहराने के कारण 11 वर्ष के लिए इनको जेल की सज़ा हुई थी। कितना? ये छपरा में क्या कर रही थी? झंडा फहरा रही थी। लो, छपरा में झंडा फहरा रही थी, उस बीच इन्हें पकड़ करके 11 साल की सज़ा हो गई दोनों को। सोच लो हमारी माताओं ने कितना कष्ट झेला है। आज़ादी इतनी सस्ती नहीं। आज जिस तरह से बंदरबाट मचा हुआ है, अफरा तफरी, जो सो मुंह उठा करके आ जा रहे हैं, है ना। और इन लोगों के बारे में सोचो।
तो सरस्वती देवी, शारदा देवी, उससे पहले हमने भगवती और शांति देवी के बारे में देखा था, है ना। एक सुनीता देवी, राधिका देवी, इन्होंने पुरुष वेश में साइकिल यात्रा द्वारा जन जागरण का प्रयास किया था भारत छोड़ो के लिए। इन्होंने क्या किया था, जन को जोड़ा था, जागरूकता फैलाई थी, है ना, पुरुष के भेष में साइकिल के द्वारा। कौन थी हमारी ये महिला, सुनीता देवी और राधिका देवी थी। ये सुनीता देवी और राधिका देवी थी, ठीक है। अब बोलो नारी शक्ति की जय, ठीक है। तो इतना महान काम इन्होंने किया है इन महिलाओं ने हमारी आज़ादी में, समझ गए बच्चे। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट, आप कुछ कभी कभी एक आध क्वेश्चन आप देख लोगे, है ना, कहीं से भी थोड़ा पूछ लिए जाते हैं एक आध, तो हम थोड़ा उन पे भी कोशिश करेंगे। जैसे कुछ मैं यहाँ पे जैसे बताऊंगा कि जैसे मैं काल घोषणा था, है ना, शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के विकास को लेकर के कुछ मैंने पॉइंट जो अलग किया है, कहीं कभी कभी देखा जाता है। तो मैं काल जो घोषणा था मैकाले का 1835 में था। मैकाले घोषणा, मैकाले डिक्लेरेशन, ये क्या था कि अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये डिस्ट्रिक्ट जो स्कूल्स थे ना उसकी स्थापना की बात करता है, जिनमें पटना और पूर्णिया था। क्या था, मैकाले घोषणा के तहत क्या किया गया था, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, है ना, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स थे ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा क्या था, इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की बात की गई थी। और जिला स्कूलों की, माने इंग्लिश मीडियम स्कूल जिला में खोले जाएंगे, और उसी के तहत जो है पटना और पूर्णिया में, कहाँ पे, पटना और पूर्णिया में स्कूल खोले गए थे। जो संत जोसेफ स्कूल है पटना का 1847 में खुला था, ठीक है। फिर 1854 का जो वुड डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच जो है, वुड्स जो डिस्पैच है 1854 में, जो वुड्स डिस्पैच है, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर देने की बात हुई। महिला शिक्षा पर सर्वप्रथम चर्चा की गई थी, है ना। महिलाओं की शिक्षा पर सर्वप्रथम जो चर्चा हुई थी, याद रखना है ना, वुमेन्स एजुकेशन। इसमें क्या हुआ, फोकस किया गया, स्टार्ट किया गया, मुद्दा उठा महिलाओं की शिक्षा का, है ना, महिलाओं को भी साक्षर किया जाए। महिला शिक्षा पे पहली बार चर्चा, वो डिस्पैच, ठीक है। तो व्यावसायिक और तकनीकी, है ना, यानी प्रोफेशनल और जो टेक्निकल जो एजुकेशन है उस पर विकास, उसके विकास पर जोर देने की बात हुई थी, है ना। प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल्स जो एजुकेशन हैं उस पर बात हुई थी 1854। तो उसके बाद हम देखेंगे सैडलर आयोग 1917 में, आपको जैसे मालूम है 1917 सैडलर आयोग, सैडलर आयोग, सैडलर आयोग, है ना। यहाँ भी प्रोफेशनल और जो तकनीकी जो शिक्षा के अंतर्गत डिप्लोमा एवं डिग्री देने के उद्देश्य से महाविद्यालय की स्थापना की। यहाँ भी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की बात यहाँ भी की गई थी। भारत का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय आपको पता है 1904 में, है ना, कहाँ पे है, आप इसको एक बार सर्च करो, ठीक है। 1904 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे चलो ये आपका काम। आप पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वो 1924 में हुई थी, याद रखना, है ना।
बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज 2004 में नीट का दर्जा प्राप्त हुआ था। बिहार जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो रही है 1924, ठीक है। पटना इंजीनियरिंग 1924, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को नीट का दर्जा 2004 में दिया गया था, ठीक है। आईआईटी कब हमारे यहाँ बना पटना में? जो आईआईटी की स्थापना की गई पटना में, आईआईटी पटना में कब आया? तो आईआईटी आया हमारे यहाँ 2008 में पटना में, ठीक है। एम्स कब आया है? एम्स आया हमारे यहाँ 2012 में पटना में। और आईआईएम जो गया में आया वो कब आया? 2015 में। आईआईटी 2008 में, एम्स 2012 में, आईआईएम 2015 में। आईआईएम कहाँ आया? गया में, ठीक है। साथ ही आप 1929 का हार्टोग जो समिति, आपको मालूम है 1929 में हार्टोग समिति, हार्टोग समिति के अनुसार तत्कालीन जो बिहार क्षेत्र में जो है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। माध्यमिक और जो उच्च शिक्षा जो था, यानी मिडिल स्कूल और जो हायर स्कूल, शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। एक डेटा आप याद रखना, एक स्टेटमेंट, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट जो है 1939 में लाया गया था, क्लियर। चलिए आप चंपारण सत्याग्रह चूँकि बिहार से खास है, काफ़ी ज़्यादा संबंधित रहा है, तो हम क्यों न थोड़ा चंपारण सत्याग्रह के ऊपर बात करें, है ना। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, है ना, सत्याग्रह के ऊपर बात करेंगे। इट्स नॉट रॉन्ग, है ना, चंपारण सत्याग्रह के ऊपर हम बात करेंगे। चलो, क्या? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ग्रह। तो आपको पता है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे, है ना, दिसंबर 1916 में। तो राजकुमार शुक्ल से उनकी मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल से कहाँ उनकी मुलाकात हुई थी? लखनऊ में, है ना, लखनऊ में। कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था दिसंबर 1916 में। उन्होंने चंपारण आने के लिए आग्रह किया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 कठिया जो पद्धति थी, है ना, 1 बीघा में यानी 3 कट्ठा में क्या हो रहा था? नील की खेती किसानों से जबरन करवाई जाती थी, है ना। तो गांधी जी चंपारण कब पहुँचे? उनके अनुरोध पे 10 अप्रैल 1917 को। ये डेट आपको याद रखना है। गांधी जी चंपारण कब पहुँचे? तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी हमारे कहाँ पहुँचे? चंपारण में पहुँचे थे। क्लियर है ये बात? चलिए, मजिस्ट्रेट होता है क्या कि गांधी जी आते हैं ना तो इनको नोटिस दे देता है, चंपारण ज़िले में आप नहीं जा सकते हैं, आप जैसे आए हो पहली ट्रेन से वापस चले जाओ। लेकिन अब गांधी जी तो गांधी जी थे, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस था इनको अंग्रेज़ के साथ कुश्ती करने का, है ना। बापूजी हालांकि उसमें तो करमचंद गांधी थे, करमचंद जी थे मोहनदास, लेकिन उनका वही हथियार सत्याग्रह अहिंसा, है ना, वो प्रयोग में लाने लगे,
ठीक है। और अंत में हुआ क्या कि इन्हें अनुमति दी गई, ठीक है। तो बिहार के जो नेता थे उस समय, है ना, उसमें उन्होंने क्या किया कि चंपारण समिति का गठन किया और चंपारण, उनके प्रयास से क्या हुआ, चंपारण कृषि विधेयक भी पारित हुआ। किसानों को काफ़ी राहत मिली, 25% हिस्सा किसानों को वापस दिया गया। और पहली बार संत राउत से, जिन्होंने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा, संत राउत क्या थे, संत राउत जो थे, संत राउत जो थे, उन्होंने गांधी जी को पहली बार बापू कहा। क्या कहा? बापू, ठीक है। संत राउत थे। आपको ये जो चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था, तो बिहार के कुछ नेताओं का नाम याद रखेंगे जिनका सहयोग रहा चंपारण कृषि समिति में। तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक थे। मजहरूल हक थे, आचार्य कृपलानी थे, आचार्य कृपलानी थे। फिर ब्रिज किशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, ये सारे नेता थे। आप इनको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ठीक है। इनके बारे में पूछा जाए तो आप सही आंसर करना वहाँ पे। चलो, आपको पता है ना कि जो सत्याग्रह मूवमेंट के 100 साल होने पर सरकार क्या किया था, स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिहार में शुरू किया गया था। जो सीवरेज प्रोजेक्ट शुरू किया था, सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी, ऐसा घोषणा किया गया था। राष्ट्रपिता का उपाधि पता है गांधी जी को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। तो ये चंपारण जो कुछ बिहार के प्रोस्पेक्टस से हमारे लिए ज़रूरी था, देखा गया, ठीक है। अब जो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं जैसे कुछ स्पेशल जो पत्र पत्रिका है, आप जैसे जानते भी होंगे, थोड़ा सा उसको देख लो। आपको ये मालूम होना चाहिए, मदरलैंड मजहरूल हक द्वारा लिखा गया था, है ना, जैसा हमने पढ़ा। तो ये हिंदी था, हिंदी का संस्करण था। साप्ताहिक देश, है ना, देश जो समाचार पत्र था, वो क्या था, साप्ताहिक था। और किसके द्वारा लिखा गया था? जो समाचार पत्र था देश, वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, है ना, याद रखिएगा। देश जो क्या था, एक समाचार पत्र था जो सर्वहितैषी जो हिंदी का प्रथम जो दैनिक समाचार पत्र था 1882 से। सर्वहितैषी हिंदी का प्रथम सर्वहितैषी क्या था? प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था ये।
प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था ये सर्वहित ऐसे 1882। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सर्वहितैषी जो है प्रथम हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो था वो सर्वहितैषी था। क्लियर? हिंदी का जो प्रथम साप्ताहिक जो समाचार पत्र था वो था बिहार बंधु। ये क्या था? समाचार पत्र था हिंदी का। ये क्या था? साप्ताहिक था। साप्ताहिक था हमारा। ठीक है, साप्ताहिक जो क्या था समाचार पत्र बिहार बंधु था हिंदी का। क्या? हिंदी। सर्वहितैषी क्या था? दैनिक समाचार पत्र था। सर्वहितैषी दैनिक हिंदी में, बिहार बंधु साप्ताहिक हिंदी। द सर्च लाइट जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था अंग्रेजी का वो क्या था? द सर्च लाइट। द सर्च लाइट ये क्या था हमारा? प्रथम जो था फर्स्ट क्या था? इंग्लिश न्यूज़पेपर दैनिक समाचार पत्र है ना। अंग्रेजी का दैनिक समाचार पेपर था ये द सर्च लाइट है ना। इसके जो संपादक थे संपादक करता थे उनका नाम था मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद थे। क्या थे? मुरली मोहन प्रसाद थे। ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद थे सर्चलाइट के संपादक। ये हमारा डेली न्यूज़ इंग्लिश पेपर था, पहला डेली न्यूज़ इंग्लिश पेपर। और जो साप्ताहिक था वीकली जो था, वीकली न्यूज़पेपर जो था अंग्रेजी का वो था बिहार हेराल्ड ना। द बिहार हेराल्ड है ना। ये क्या था हमारा? वीकली था। ये वीकली न्यूज़पेपर था। अंग्रेजी का पहला वीकली न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड था हमारा है ना। बिहार टाइम्स के संपादक जो थे महेश नारायण थे है ना। जो बिहार टाइम्स के जो संपादक थे कौन थे? बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे हमारे? महेश नारायण। महेश नारायण है ना। महेश नारायण थे। विलियम जो टेलर था कमिश्नर जो था कहाँ का? ये अखबार बिहार उर्दू साप्ताहिक है ना, उसका संपादक ये रहा है। अखबार बिहार जो उर्दू का साप्ताहिक था उसका संपादक विलियम टेलर रहा। बंगाल गजट पता ही है, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी का था। ये ऑगस्टस सिक्की 1779 में पहला इसका आयरिश मैन थे जेम्स ऑगस्टस सिक्की है ना। तो बंगाल गजट तो आप लोग जानते होंगे, आराम से आंसर करोगे इस पर। बिहारी जो समाचार पत्र था इसके बारे में थोड़ा जान लें। बिहारी क्या था जो हमारा समाचार पत्र था है ना। एक बाबू महेश्वर प्रसाद, बिहारी टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था। बिहारी जो टाइम्स था ना, बिहारी टाइम्स है ना, महेश नारायण के द्वारा इसका संपादन होता था। उसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? बिहारी कर दिया गया। बाबू महेश्वर प्रसाद इसके संपादक थे बिहारी के। वहाँ जो बिहार टाइम्स थे वो उसके संपादक महेश नारायण, बिहारी के बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहारी बाबू महेश्वर प्रसाद जी बिहारी टाइम्स का नाम बदलकर 1906 में यानी महेश नारायण से महेश्वर प्रसाद बन गए। ठीक है, और 1906 में क्या हो गया? बिहारी टाइम्स
बिहारी बन गया भैया। आइल बात समझ में। तो इस तरह से पढ़ा जाता है चुन चुन करके टॉपिक मेरे भाई। ठीक है, नाम एक दिन में नहीं बनता है, उसके पीछे कितने दिन, कितने साल, कितने रात, कितने दिन का काम होता है, कितना बेइज्जत होता है बेचारा, कितना जलील होता है, क्या क्या सामाजिक ताना, सामाजिक चुनौती, आर्थिक चुनौती, है ना, लंद फंद देवानंद, है ना, बहुत सारी बातें होती हैं और सब कुछ सबको देखना पड़ता है, सहना पड़ता है। कहा जाता है ना है कि सूरज सा चमकना है तो सूरज जैसा जलना भी पड़ेगा, है ना। और हर चीज़ में थोड़ा शांत बना करो दिमाग से, चीज़ें होती हैं, लोग आपको चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको खींचने का, आपको फंसाने का, आपको गिराने का। यहाँ नहीं चाहता कोई कि आप उनसे अच्छे बनो, आगे बढ़ो। आप प्रयास करो, क्योंकि आप हो, आप अपने आप में हो और आप यूनिक हो। हर किसी के पास क्षमता है। संसाधन का रोना मत रोया करो, संसाधन का रोना मत रोया करो मेरे भाई, क्योंकि उड़ान हौसलों से होती है, ठीक है, पंखों से नहीं। बहुत छोटे से छोटे चिड़िया को देखोगे, है ना, छोटा देखना कितना ऊंचा वो उड़ती है एकदम, और बड़े बड़े ऐसे ही रहते हैं। तो ज़्यादा करके बहसबाजी या ग्रुपबाजी सुनो बातों को, यदि कोई वैसा है ना तो मान लिया करो, अच्छा ठीक है ना भैया, ठीक है, तुम मत उसके साथ लग जाओ, उलझ जाओ, उलझो मत, उलझो मत। यदि कल तुम चाहते हो कि समस्याएं आपसे सुलझे तो अभी आपको उलझना नहीं है। पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, काबिल बनाओ, तपाओ, खटाओ एकदम, है ना, भागेंगे। फिर जो आपके सामने तान के खड़े रहते थे ना, वो आपको देख करके भागेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी जीत पक्की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पुस्तक और लेखक जो पूछ लिए जाते हैं, कभी कदाल तो देखा गया है, क्या पता, है ना। आपने समाजवाद ही क्यों संघर्ष की ओर, प्रिजन डायरी, जैसे समाजवाद ही क्यों संघर्ष की ओर, प्रिजन डायरी, ये 3 जो पुस्तक हैं जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। कौन कौन से, समाजवाद ही क्यों, है ना, फिर संघर्ष की ओर, संघर्ष की ओर, और प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी, एक इनके द्वारा लिखा गया है, जेपी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जेपी के द्वारा ये तीनों लिखा गया है, समाजवाद ही क्यों, संघर्ष की ओर और प्रिजन डायरी, ठीक है। फिर जो उसके बाद है चंद्रकांता, संतति और चंद्रकांता, ये किसके द्वारा लिखा गया है, देवकी नंदन खत्री के द्वारा। चंद्रकांता, संतति और चंद्रकांता ये क्या है, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद परिणीता श्रीकांता, परिणीता श्रीकांता, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ठीक है। कैटलोनिया को श्रद्धांजलि, जॉर्ज ऑरवेल, विश्व की रूपरेखा, जय ध्येय दीर्घ निकाय, महापंडित राहुल सांकृतायन, उसको थोड़ा सा देख ही लो।
क्योंकि पुरानी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं कभी कभार। और भाई सबसे अलग करना है, सबसे अच्छा करना है तो हमें तो अच्छा और अलग करना भी पड़ेगा। तो विश्व की रूपरेखा जय युद्धे और दीर्घ निकाय ये तीनों जो हैं राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। विश्व की रूपरेखा चलो अब मैं जो कुछ बात करूँगा आपसे नेक्स्ट, तो कुछ मैं आपको कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, है ना, क्योंकि आपको पता है ना, आपको जानना ज़रूरी है ना। तो बिल्कुल आप कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था बिहार में, उसके बारे में आप ज़रूर, कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कब कब हुआ, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस की स्थापना, जो कांग्रेस जो हुआ था इस्टेब्लिश हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था एओ ह्यूम द्वारा। जो पहली जो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुआ था, WC बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, मुंबई, ठीक है। पहली अध्यक्षता मुंबई में। बिहार में चूँकि बात बिहार की हो रही है तो हम बिहार की बात करेंगे। तो 27वां जो अधिवेशन है कांग्रेस का, जो कौन कौन सा हुआ आप ऐसे पहले याद रखो, 27वां के बाद 37वें, 27, 37 और एक 52वें, ठीक है। 27वां अधिवेशन, 37वीं और 52वें। एक 27वां कहाँ हुआ? पटना में। ये कहाँ हुआ? गया में। ये कहाँ हुआ? रामगढ़। लेकिन अभी कहाँ हो गया वो? झारखंड में। उसमें तो बिहार था, है ना। तो पटना, गया, रामगढ़, 27, 37, 52, 27, 37, 52, है ना। ये कब हुआ था? 1912 में। ये कब हुआ था? 1922 में। ये कब हुआ था? 1940 में। 12, 22, 40। पटना, गया, रामगढ़, 27, 37, 52, 12, 22, 40, ठीक है। जो अध्यक्ष थे, है ना, तो पहले के जो अध्यक्ष थे 27वें की बात कीजिए, इसके दो अध्यक्ष थे, क्या थे? 27वां अधिवेशन 1912 में पटना में हुआ था, बांकीपुर में। रंगनाथ सिंह मधोलकर, क्या है? आर सिंह, यानी रंगनाथ सिंह मधोलकर, ठीक है। जो गया वाला, पता है आपको, गया वाला काफ़ी चर्चित थे। गया जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, ये CR दास थे, CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। इनको देशबंधु भी बोला जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। तो अब देखो, एक तो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन खैर ये जो है ना कि लाला लाजपत राय को आप जान रहे हो, ग्रामपंथी नेता थे। एक यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल्ब जो है परिकल्पना कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
अपनाई गई नरमपंथी रणनीति पर काफ़ी उन्होंने लॉर्ड डफिन के दिमाग की उपज की बात बताई, ऐसे ऐसे में। खैर ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, जो चाहिए थी। आगे चलता हूँ। और जो भी ज़रूरी बातें थी वो चीज़ें काफ़ी हद तक बिहार स्पेशल से, ये 2 वीडियो इस पर काफ़ी है, अच्छा रहा है और चीज़ें बतलाई भी गई हैं। कुछ जो क्वेश्चंस विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी बात जो है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन जो है ना, तो ज़्यादा करके तो वो हिस्ट्री रिलेटेड कुछ जो चीज़ें आपको जाननी है वो मैं आपको यहाँ से 2, 4, 5, 10 पॉइंट जो भी निकल जाए आप जान ही लो उसे भी, ये 2 मिनट लगेंगे। आपको पता है बिहार में जो समाजवादी पार्टी है, बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था 1931 में। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ठीक है। एक अंबारी सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक अंबारी जो है सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? अंबारी सत्याग्रह, है ना। कौन सा? अंबारी सत्याग्रह, है ना। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने, है ना। ये कब हुआ था? 1939 में। याद रखिएगा, अंबारी सत्याग्रह 1939। ठीक है। जो असहयोग आंदोलन हो रहा था बिहार में, उस समय जो किसान थे उनका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने। ये सबको बात मालूम होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। फरवरी 1938 में क्या हुआ था कि बिहार की जो चुनी हुई सरकार थी वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारणवश इस्तीफा दी थी। सरकार ने 1938 में फरवरी में वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारणवश ऐसे कुछ मांगे चल रही थी। आपको पता है बिहार किसान सभा में राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, कालीनंदन शर्मा, रामानंद मिश्रा, किशोरी प्रसन्न सिन्हा और पुष्पोदय शर्मा आदि जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो बिहार स्पेशल में आपके लिए इतना काफ़ी। ठीक है। और इसके बाद मैं, चूँकि बिहार स्पेशल काफ़ी हो चुका है, ये 2 वीडियो काफ़ी है बिहार स्पेशल के लिए। आप कुछ करेंट वगैरह आप अपडेट रहेंगे, मैं अपडेट कराता रहूँगा आपको। और समझो कि बिहार स्पेशल आपका तैयार हो गया। इसके बाद हम अब पॉलिटी पे और साइंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं बीच बीच में वहाँ से उठा कर देते रहूँगा। तभी पॉलिटी और साइंस पे फोकस करनी है। और करंट तो मैं दे ही रहा हूँ चुन करके, और खुद में आ रहा हूँ। बिल्कुल लगे रहो। फिर एग्ज़ाम के दिन हम मिलेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद बोलना कि हाँ कहाँ से किस ढंग से कराया गया था। काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास रहा। मैं यही चाहता हूँ दिल से, ईश्वर से भी कामना करता हूँ कि आप जो भी हों, जैसे भी हों, दिल से नेक बनो, इंसान अच्छे बनो और आपके जीवन में सफलता है, आप कामयाब बनो, एक अच्छे इंसान बनो। तब तक के लिए जय महाकाल।